एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और ये हम लोगों का 62nd वीडियो है पॉलिटी 1000 एमसीक्यूज के लिए, जिसमें आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे जो आपके सारे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बिफोर टू बिगिन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज को जितना हो सके शेयर कीजिए। चलते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका कि क्या राष्ट्रपति किसी विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले किसी प्रख्यात न्यायशास्त्री को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर सकता है? आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के ये हमारे जो जज होते हैं, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के थ्रू तो की जाती है, लेकिन उनको हटाने का जो प्रोसीजर होता है वो राष्ट्रपति के हाथ में नहीं होता है, क्योंकि वो अपने पोस्ट का फ्री यूज कर सके, ठीक है, संविधान के दायरा के अंदर में रहते हुए। तो इसलिए उनको हटाने का प्रावधान हमारे प्रेसिडेंट साहब के पास नहीं है। अब सेम चीज यहाँ पे एक ये भी आता है कि अगर प्रेसिडेंट साहब चाहेंगे तो किसी विश्वविद्यालय में जो है वो पढ़ने वाले किसी प्रख्यात न्यायशास्त्री को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपसे केवल क्वेश्चन ये पूछा गया है कि क्या वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है कि अगर वो करेंगे तो उनके लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी। तो अगर क्वेश्चन हाँ या ना में पूछा जा सकता है, अगर पूछा गया हुआ है तो वहां पर केवल हम हाँ और ना में आंसर देंगे, ना कि उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखेंगे। यहाँ पे इसका राइट आंसर केवल हम लोग ए देंगे। अगर हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब चाहेंगे तो विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले या पढ़ने वाले किसी प्रख्यात न्यायशास्त्री को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर केवल हम लोग हाँ में देंगे। बाकी जो इसके दो ऑप्शन है ये इसके टर्म एंड कंडीशन के लिए, तो इस पे ज्यादा हम लोगों को चर्चा नहीं करना है। ये जब हम लोग चैप्टर सॉल्व करेंगे तो करेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों के पास टाइम कम है, एग्जाम में अटेम्प्ट करना है, तो जितना हो सके हम लोग एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करके जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपसे। इसका जो राइट आंसर है वो 65 वर्ष है। जो हमारे अपेक्स कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वहां पे जो हमारे न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, जो वहां के न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं या फिर जस्टिस होते हैं, उनके रिटायरमेंट का जो एज होता है वो 65 वर्ष होता है। इसका राइट आंसर आपका घ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? ठीक है, अब अगर उनको प्रेसिडेंट साहब नहीं हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उनका अपॉइंटमेंट जो होता है वो प्रेसिडेंट के थ्रू होता है, इसमें कतई कोई शक नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट साहब उनको हटा नहीं सकते हैं। उसके लिए जो है वो इम्पीचमेंट का प्रोसीजर होता है। तो इम्पीचमेंट किस किस बेसिस पे लगाया जाएगा? ऐसा नहीं है कि किसी जजमेंट के थ्रू उनके ऊपर इम्पीचमेंट लगा दिया जाएगा कि अगर वो सही जजमेंट दिए हैं फिर भी अगर वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में होगा तो गवर्नमेंट ऐसा कर लेगी। तो इसलिए इस चीज से फ्री होने के लिए, उनके पोस्ट का अपने स्वेच्छा से यूज करने के लिए, ठीक है, प्रेसिडेंट साहब उनको उनके पोस्ट से नहीं हटा सकते हैं। उनको ये जो है पार्लियामेंट में रिजोल्यूशन पास किया जाएगा, उसके रिजोल्यूशन नहीं, उसके लिए इम्पीचमेंट का प्रोसीजर लगाया जाएगा, तब जाकर के उनके ऊपर जो है वो इम्पीचमेंट पूरा होने के बाद पद से हटेंगे। लेकिन वो इम्पीचमेंट किस किस बेसिस पे होगा? तो वो कदाचार और असमर्थता। कदाचार मतलब अगर वो संविधान में लिखित जो दायरे हैं उससे बाहर जाकर के कोई काम करते हैं तो वो कदाचार हो गया संविधान का। और असमर्थता मीन्स अगर वो दिवालिया हो गए, अगर वो पागल हो गए हैं या फिर उनको वो समर्थ नहीं है इस कार्य को करने में, तब उनके ऊपर इम्पीचमेंट का प्रोसीजर लगाया जा सकते हैं, उनको हटाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ग। दोनों स्थिति में उनके ऊपर इम्पीचमेंट लगाया जा सकता है, वो पद से हट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर संसद महाभियोग किस तरह लगा सकती है? अब जैसे ही इम्पीचमेंट की बात आती है तो संसद के पास ये पावर है कि इम्पीचमेंट लगाएगी, ठीक है। तो इम्पीचमेंट अगर लगेगा तो कैसे लगेगा? वो क्या वो सिंपल तरीके से इम्पीचमेंट पास हो जाएगा या फिर उसके लिए कुछ स्पेशल प्रोसीजर होता है या फिर वो स्पेशल वोट से पास होगा? इसको देखना है हम लोगों को। तो इसका राइट आंसर आपका ग हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों के बहुमत और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से जो प्रस्ताव पारित होगा, इसको हम लोग स्पेशल वोटिंग बोल देंगे, ठीक है। ये जो हम लोगों का है, ये ऑप्शन नंबर का, इसको स्पेशल वोटिंग बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों सदन से, उच्च सदन निम्न सदन मीन्स राज्यसभा और लोकसभा दोनों से पास होगा और 2/3 मेजोरिटी से पास होगा, तभी जाकर के इम्पीचमेंट का प्रोसीजर पूरा होगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर ग हो जाएगा। और ये स्पेशल वोटिंग है। और आज तक ये जो रिकॉर्ड बना हुआ है कि अभी तक किसी के ऊपर इम्पीचमेंट का प्रोसीजर पूरा नहीं हुआ है। काफी डिफिकल्ट प्रोसेस है इम्पीचमेंट का हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर,
ठीक है, या फिर हाईकोर्ट के जज के ऊपर। वो अभी तक किसी के ऊपर पूरा नहीं हुआ है। इम्पीचमेंट लगने के बाद उन्होंने इस्तीफा जरूर दे दिया है, लेकिन इम्पीचमेंट पूरा नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संसद के द्वारा न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव क्या एक ही सत्र में पारित होना जरूरी है? बिल्कुल, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। सपोज दैट अगर अभी संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा होगा तो जो रिजोल्यूशन, जो महाभियोग की प्रक्रिया होगी वो शीतकालीन सत्र में ही पूरी हो जानी चाहिए। फिर नेक्स्ट जो अपना सत्र आएगा वहां पे ये जो है उसको नहीं लेके जा सकते हैं, एक ही सत्र में उसको पूरा करना जरूरी होता है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जनहित संरक्षण से संबंधित मामले में संविधान के किस अनुच्छेद के दायरे को बहुत अधिक बढ़ा दिया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एग्जाम में मेंस में डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं यूपीएससी के। और ये आर्टिकल 32 जो है आपका संवैधानिक जो है आपका संवैधानिक संरक्षण का अधिकार जो है आपका, ये इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 32, ठीक है ना। इसमें आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ से क्वेश्चन रेज भी होता है। लेकिन आपका आर्टिकल 32 जो है इसके थ्रू आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायोलेशन होता है तो ये जो है वो संवैधानिक दायरे को और ज्यादा बढ़ा दिया है ये आर्टिकल 32, क्योंकि इसका यूज बहुत ज्यादा होता है अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायोलेशन होता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अपने विरुद्ध महाभियोग के प्रस्ताव पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपने लिए सिफारिश या पैरवी करने का अधिकार है। इसको आप पढ़ कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आपको ऑलरेडी पता है कि अगर आप जो है डीपीएसपी के क्वेश्चन को अगर सॉल्व किए हैं तो आपको बताया गया कि आप अपने स्वेच्छा से जो है वकील की नियुक्ति कर सकते हैं, ठीक है, अपने वकील को चुन सकते हैं अपने केस को लड़ने के लिए। तो यहाँ पे सेम प्रोसेस है। अगर हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर अगर इम्पीचमेंट का प्रोसेस लगता है, प्रोसीजर अगर हो रहा है उनके ऊपर, तो वो अपने स्वेच्छा से किसी भी न्यायाधीश को नियुक्त कर सकते हैं उनकी पैरवी के लिए या फिर सिफारिश के लिए, या वो खुद अपना कार्य कर सकते हैं क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इतना एक्सपीरियंस होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने के उपरांत पदच्युत का आदेश कौन जारी करता है? अब क्या होगा कि इम्पीचमेंट का प्रोसेस जो है वो हम लोग चैप्टर जब सॉल्व करेंगे तो करेंगे, क्यों चैप्टर को जब क्लियर करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस होता है इम्पीचमेंट का। रिलेटेड एमसीक्यूज को ही सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे देखेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको चैप्टर चाहिए, अगर आप सीएपीएफ सीडीएस वगैरह के एग्जाम दे रहे हैं यूपीएससी से रिलेटेड सारे, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए जो है वो चैप्टर क्लियर करवाएंगे फिर। लेकिन जब इम्पीचमेंट का प्रोसीजर पूरा हो जाता है, ठीक है, तो इम्पीचमेंट का प्रोसीजर पूरा हो जाने के बाद क्या होता है कि राष्ट्रपति के थ्रू ये आदेश जारी किया जाता है कि भाई अब आपको पदच्युत कर दिया जाएगा, यहाँ से मतलब आपको पद से हटा दिया जाएगा। तो राइट आंसर इसका ख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हीरालाल जे कानिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर कौन सबसे कम समय के लिए आसीन रहा था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, इसको इसलिए आपको सॉल्व करवाया जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कमल नारायण सिंह है। सबसे कम समय के लिए ये पद पर रहे थे और मुख्य न्यायाधीश के रूप में। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि कितने दिन के लिए रहे थे। कुछ होमवर्क आपको होना चाहिए, तभी आपको ये सारे चीज याद रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था आज के वीडियो के लिए। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल का मोटो है कि आपको वो सारे कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाए जो आपको पेड कोर्स में मिलते हैं, जो आपको प्लस कोर्स में मिलते हैं। तो आप जितना हो सके चैनल को शेयर कीजिए, वीडियोस को अंत तक देखिए, क्योंकि ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे हम लोग हैंड-रेड वीडियोस को कवर करने के बाद फिर हिस्ट्री का सेशन स्टार्ट करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। तो बिल्कुल चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।